दोस्तों पीवीआर की अगर हम बात करें तो थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में ये कंपनी 1300 रुपीज से ऊपर चली गई और एक दिन में ऑलमोस्ट 7% से ज्यादा ऊपर गई। वहीं पे अगर मैं आइनॉक्स की बात करता हूं तो थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में आइनॉक्स ऑलमोस्ट 6.14% ऊपर जाके 287 रुपीज के आसपास क्लोज होता है। यहां पे इतना पॉजिटिव मोमेंटम क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि अनलॉक 5 की गाइडलाइन सामने आए थे जिसमें बोला गया था कि जो मल्टीप्लेक्सेस हैं वो अपने 50% जो कि टोटल सीटिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं, जिसके बाद हमने ये दो कंपनीज के अंदर काफी पॉजिटिव इंपैक्ट देखा था इसके शेयर प्राइस के अंदर। लेकिन उसके बाद बहुत से इन्वेस्टर्स इस चीज की बात करते हैं कि क्या हमें इन कंपनीज में डायरेक्टली जाके इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए सिर्फ ये सोचने के बाद कि आने वाले दिनों में जब सब सही हो जाएगा तो ये कंपनीज ऊपर को जाना स्टार्ट कर देंगी। लेकिन वहां पे मैं हमेशा आपसे कॉन्ट्राडिक्ट करता हूं, क्योंकि मैं आपको बोलता हूं कि शॉर्ट टर्म में लॉस बनाने के चांसेस ज्यादा होते हैं और प्रॉफिट बनाने के चांसेस कम होते हैं, जिसके चलते मैंने सोचा कि जो भी इन्वेस्टर्स ऐसा सोचते हैं उनके लिए क्यों ना एक एनालिसिस लेके आया जाए जहां पे मैं दोनों कंपनीज को फंडामेंटली कंपेयर करता हूं। उसके बाद आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि दोनों में से कौन सी कंपनी बेटर है, और अगर आपको लगता है कि सही में कोविड जाने के बाद ये सेक्टर में एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा तो उस केस में आपको कौन सी कंपनी चूज करनी चाहिए। चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं पीवीआर वर्सेस आइनॉक्स के बारे में और वो सारे पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं जो इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में हम बात करते हैं पिछली वीडियो के नीचे जो लोगों ने कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछे हैं, हम उन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करके उनके आंसर करते हैं। और इस वीडियो के बीच में भी आप कभी भी नीचे कमेंट कर सकते हैं जिस भी पार्ट में आपको कंफ्यूजन है, और मैं ट्राई करूंगा कि आने वाले वीडियो में वो कमेंट सेक्शन में से कुछ पॉइंटर्स उठा के उसके ऊपर डिस्कशन करूं ताकि आपकी डाउट को क्लियर कर सकूं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पीवीआर साइज में आइनॉक्स से काफी बड़ी है। अगर मैं इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करता हूं तो पीवीआर का मार्केट कैपिटलाइजेशन 7100 करोड़ के आसपास का है। वहीं पे अगर हम आइनॉक्स की बात करते हैं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2900 करोड़ के आसपास का है। तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको अपने माइंड में सेट कर लेना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ अगर हम किसी भी पैरामीटर के बारे में बात करेंगे तो पीवीआर वैसे पहले से ही बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन इसके अलावा बहुत ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो परसेंटेज टर्म्स में हम कंपेयर करते हैं जहां पे साइज का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो दो कंपनीज हैं जो कि मल्टीप्लेक्स सेक्टर से निकल के आती हैं, इनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहां से निकल के आता है। तो दोस्तों जब भी आप सिनेमा में मूवी देखने जाते हैं तो अपनी जर्नी को जरा समझने का ट्राई कीजिए और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लेक्स आपसे पैसा कैसे कमाता है। सबसे पहले आप टिकट बुक करते हैं एक मूवी देखने के लिए, और टिकट बुक करते टाइम आपको एक कन्वीनियंस फीस देनी पड़ती है। जो कन्वीनियंस फीस इन दोनों कंपनीज के लिए एक इनकम का सोर्स होती है। इसके बाद आप एक टिकट के लिए प्राइस पे करते हैं। मान लो आपको एक मूवी देखने जिसके लिए आपने एक टिकट बाय करने के लिए आपने 250 रुपीज का पेमेंट किया, तो वो 200 रुपीज का जो पेमेंट है वो डायरेक्टली इन दो कंपनीज की इनकम में ऐड होता है, क्योंकि ये इनका एक मेजर इनकम सोर्स है जो जिसको बोला जाता है इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ मूवी टिकट्स। इसके बाद आप मूवी देखने के लिए मल्टीप्लेक्स के अंदर जाते हैं और जाने के बाद अगर आप कुछ भी फूड या बिवरेजेस खरीदते हैं जिसके लिए आप पैसा देते हैं उन कंपनीज को, तो फूड एंड बिवरेजेस सेल से जो भी इनकम निकल के आती है वो भी ये कंपनीज के लिए एक इनकम का सोर्स होती है। इसके बाद आपकी जर्नी स्टार्ट होती है कि आप अंदर जाके सीट पे बैठ जाते हैं और मूवी देखना स्टार्ट करते हैं, और उसके बीच में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, और वो सारे एडवर्टीजमेंट की जो भी इनकम होती है वो ये दोनों कंपनीज को जाती है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि मेनली 4 इनकम सोर्सेज हैं दोनों कंपनीज के लिए। सबसे पहला कन्वीनियंस फीस, जब टिकट बुकिंग के लिए जब आप ऑनलाइन पे करते हो। सेकंड होती है मेजर जो इनका रेवेन्यू सोर्स होता है वो आता है फ्रॉम द सेल ऑफ मूवी टिकट्स। थर्ड होता है फूड एंड बिवरेजेस के सेल से, एंड फोर्थ होता है जो भी एडवर्टीजमेंट आपको मूवी के अंदर देखने को मिलती है जहां से ये कंपनीज पैसा अर्न करती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझने का ट्राई करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था कि इनके 4 मेजर इनकम सोर्स होते हैं, तो अभी सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि कौन सी कंपनी का कितना परसेंट ऑफ द टोटल रेवेन्यू कौन से सोर्स से निकल के आता है। जैसे कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि इनका मेजर जो इनकम सोर्स होता है वो होता है सेल ऑफ मूवी टिकट्स। सबसे पहले मैं बात करता हूं पीवीआर की। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो पीवीआर का टोटल रेवेन्यू था फाइनेंशियल ईयर 2019 का वो था 3118 करोड़, मतलब कि 3118 करोड़ इनका टोटल रेवेन्यू था,
जिसमें से 1635 करोड़ इनका इनकम फ्रॉम सेल ऑफ मूवी टिकट से निकल के आता था। मतलब कि ऑलमोस्ट 52% ऑफ द टोटल रेवेन्यू वॉज कमिंग फ्रॉम इनकम फ्रॉम सेल ऑफ मूवी टिकट्स। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो जो इनका एक और मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है वो है सेल ऑफ फूड एंड बिवरेजेस, जहां से इनका 858 करोड़ का रेवेन्यू निकल के आता था। 858 करोड़ की बात करते हैं तो ये बन जाता है ऑलमोस्ट 27% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो पहले 52% इनका रेवेन्यू आ रहा है सेल ऑफ मूवी टिकट्स, इसके बाद 27% इनका रेवेन्यू आ रहा है फ्रॉम द सेल ऑफ फूड एंड बिवरेजेस इनसाइड द सिनेमा हॉल। तो इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो इनका है एडवर्टीजमेंट इनकम। तो इनकी टोटल एडवर्टीजमेंट इनकम है फाइनेंशियल ईयर 2019 की 353 करोड़। तो अगर हम इसको परसेंटेज टर्म्स में निकालते हैं तो दोस्तों परसेंटेज टर्म्स में परसेंटेज बन जाता है 11.3%। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि इनका टोटल रेवेन्यू ब्रेकअप कैसा है पीवीआर का। इसके बाद इनकी थोड़ी सी इनकम निकल के आती है कन्वीनियंस फीस से, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस है जहां से जाके वो मूवी का टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए कन्वीनियंस फीस इनका एक छोटा सा इनकम सोर्स होता है। दोस्तों सेम स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूं कि फाइनेंशियल ईयर 2019 का आइनॉक्स का इनकम ब्रेकअप कैसे है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों कंपनीज बिल्कुल सेम सेगमेंट से निकल के आती हैं और दोनों का रेवेन्यू ब्रेकअप भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में आपको पीवीआर का शेयर दिख रहा है परसेंटेज टर्म्स में, राइट साइड में आपको आइनॉक्स का दिखाने का ट्राई करता हूं। तो जो सेल ऑफ मूवी टिकट्स है वहां से आइनॉक्स का 57% का रेवेन्यू निकल के आता है, जो थोड़ा सा ज्यादा है पीवीआर से, क्योंकि पीवीआर में ये परसेंटेज है 52% का। अगर हम फूड एंड बिवरेजेस की बात करते हैं तो आइनॉक्स का यहां से रेवेन्यू निकल के आता है 25% का, ऑलमोस्ट सेम है पीवीआर से, उससे थोड़ा सा कम है। वहीं पे अगर हम एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं तो वहां से आइनॉक्स को ऑलमोस्ट 10.3% का रेवेन्यू निकल के आता है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों कंपनीज का जो रेवेन्यू ब्रेकअप है ऑलमोस्ट सिमिलर है पिछले कुछ टाइम के अंदर। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा इनके रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा फोकस की चीज बताता हूं कि दोनों कंपनीज ने पिछले 3 या 4 साल में अपना पूरा फोकस अपनी स्क्रीन को बढ़ाने में रखा था और अपना सेल फ्रॉम टिकट से जो इनका रेवेन्यू निकल के आता था उसको बढ़ाने में लगाया हुआ था। वहीं पर अगर हम पीवीआर की बात करते हैं तो पीवीआर ने अपने जो पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाई करने का ट्राई किया था और इनका जो सेल फ्रॉम फूड एंड बिवरेजेस से रेवेन्यू निकल के आता है वहां पे इन्होंने पिछले कुछ टाइम के अंदर काफी अच्छा काम किया था और वो नंबर काफी अच्छे परसेंटेज से बढ़ा है अगर आप पिछले 1-2 साल का वो नंबर देखते हो तो। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं एबिटा मार्जिन की, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बोलते हैं। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि कंपनी सेल्स क्या करती है, कंपनी रेवेन्यू कहां से कमाती है, लेकिन रेवेन्यू कमाने के बाद कंपनी के बहुत ऐसे खर्चे होते हैं। अब मल्टीप्लेक्स केस में बात करें तो इनको एम्प्लॉय कॉस्ट होता है, इसके अलावा जो मूवी होती है उसको चलाने का कॉस्टिंग होता है। तो वो सारे खर्चे निकालने के बाद जो कंपनी के पास पैसा बचता है, तो अगर हम उसको परसेंटेज टर्म्स में निकालते हैं तो कंपनी कितना एफिशिएंटली अपने पैसे को यूज करके अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है और अपने एक्सपेंसेस को कम कर रही है। तो किसी भी कंपनी के लिए एबिटा मार्जिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना ज्यादा ये अच्छा होता है उतना ज्यादा किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग होते हैं। तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 19 की बात करता हूं तो फाइनेंशियल ईयर 19 के एंड में जो पीवीआर का एबिटा मार्जिन था वो 19.8% के आसपास का था। अगर हम इसको इनके पिछले कुछ सालों के साथ कंपेयर करते हैं तो 14% से स्टार्ट करके कंपनी ने लगातार अपने एबिटा मार्जिन को इंप्रूव किया था, जिसके चलते 19.8% एक हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नंबर माना जा सकता था इन फाइनेंशियल ईयर 2019। दोस्तों मैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 20 के रिजल्ट की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे कोविड का इंपैक्ट आना स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से पूरे नंबर डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। वहीं पे अगर मैं आइनॉक्स की बात करता हूं तो आइनॉक्स का Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 19 के एंड में जो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता है वो 21% के आसपास का था। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल ईयर 19 के हिसाब से तो दोनों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट सेम था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर अगर हम 20 की बात करते हो तो यहाँ पे काफी ज्यादा डेल्टा आ सकता है दोनों के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, क्योंकि दोस्तों एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है IND AS 116 जिसको इंप्लीमेंट किया है आइनॉक्स ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, जिसके चलते पिछले कुछ टाइम के अंदर जिनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा होगा वो आपको काफी ज्यादा दिख रहा होगा। लेकिन आपको इस इंपैक्ट को निकालना चाहिए क्योंकि इसके बिना आप दोनों के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कंपेयर कर सकते हो। अगर आप उसका इंपैक्ट नहीं निकालोगे तो ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होगा। तो ये मैं सिर्फ आपको आगे के लिए बता रहा हूं कि अगर आप कभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल ईयर 20 का तो आप पीवीआर का डायरेक्टली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उठा लीजिए। लेकिन आइनॉक्स के अंदर आपको 2 ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिलेंगे। वन मिलेगा डायरेक्टली जो 31% के आसपास का है, लेकिन एक और कॉलम में उन्होंने दिखाया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर द रिमूवल ऑफ IND 116 AS इंपैक्ट।
तो आपको वो इंपैक्ट निकालने के बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आता है उसको कंपेयर करना है। और अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल ईयर 19 के हिसाब से तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि आइनॉक्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू पीवीआर। दोस्तों इसके बाद अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन की, कि कौन सी कंपनी के पास कितनी सिनेमा की स्क्रीन्स हैं जहां पे जाके लोग मूवीज देख सकते हैं। दोस्तों यहां पे अगर मैं आइनॉक्स की बात करता हूं तो आइनॉक्स के पास 626 स्क्रीन्स हैं। अगर वहीं पे हम बात करते हैं पीवीआर की तो पीवीआर के पास 850 से ज्यादा की स्क्रीन्स हैं। लेकिन यहां पे पीवीआर के पास एक और इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिलती है कि पीवीआर के पास 80 से ज्यादा ऐसी स्क्रीन्स हैं जो प्रीमियम सेगमेंट में आती हैं, मतलब कि जिसके लिए पीवीआर बहुत ज्यादा चार्ज करती है आपको पर टिकट। अब आपको पता ही होगा कि अगर पीवीआर के अगर आप बड़े वाले थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो वहां पे शायद आपको 400-500 रुपए पर टिकट चार्ज होता है, लेकिन आइनॉक्स के मेजर जो स्क्रीन्स हैं वो नॉर्मल वाली हैं जहां पे वो नॉर्मल चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से पीवीआर काफी ट्राई कर रहा है आने वाले टाइम में प्रीमियम सेक्टर में अपने आप को डाइवर्सिफाई करने का, जिसके चलते अभी तक उन्होंने 11% टोटल स्क्रीन्स को प्रीमियम सेक्टर में कन्वर्ट कर लिया है। और आने वाले टाइम में इनका टारगेट है कि अपनी और स्क्रीन्स को प्रीमियम सेक्टर में लेके जाएंगे, क्योंकि अगर स्क्रीन्स प्रीमियम होंगी तो इनका बीटा मार्जिन और इनका नेट प्रॉफिट काफी अच्छे तरीके से बढ़ सकता है। दोस्तों इस सेक्टर में एवरेज टिकट प्राइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक टिकट के लिए कौन सी कंपनी कितना चार्ज करती है ऑन एन एवरेज। अगर मैं आइनॉक्स की बात करता हूं तो आइनॉक्स का एवरेज टिकट प्राइस 200 रुपीज का है। वहीं पे अगर हम पीवीआर की बात करते हो तो पीवीआर का एवरेज टिकट प्राइस 204 रुपीज के आसपास का है। दोस्तों एवरेज टिकट प्राइस के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्पेंड पर हेड। स्पेंड पर हेड का मतलब है कि अगर आप मूवी देखने जाते हो वहां पे आप ऑन एन एवरेज कितना स्पेंड करते हो वहां पे कुछ खाने के लिए या कुछ और भी चीजें खरीदने के लिए। यहां पे एक बहुत डिफरेंस निकल के आता है दोनों कंपनीज का हम जब भी कंपैरिजन करते हैं। तो अगर मैं यहां पे आइनॉक्स की बात करता हूं तो आइनॉक्स का स्पेंड पर हेड निकल के आता है 80 रुपीज का। वहीं पे अगर हम पीवीआर की बात करते हैं तो पीवीआर का स्पेंड पर हेड निकल के आता है ऑलमोस्ट 99 रुपीज, मतलब कि यहां पे 20% से ज्यादा का डेल्टा है अगर हम यहां पे आइनॉक्स और पीवीआर को कंपेयर करते हैं तो। और पीवीआर का स्पेंड पर हेड काफी अच्छे तरीके से आइनॉक्स को आउट परफॉर्म करता है, जिसके चलते आपने ये भी देखा होगा कि जो पीवीआर का ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन है रेवेन्यू की टर्म्स में वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू आइनॉक्स। दोस्तों अब यहां पे अगर हम डेट की बात करते हैं तो दोनों कंपनीज के ऊपर ठीक ठाक डेट है, लेकिन आइनॉक्स के केस में उनका डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है, मतलब उनके ऊपर डेट ज्यादा है एज कंपेयर टू पीवीआर। तो अगर आप डेट के कंपैरिजन में दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पीवीआर बेटर परफॉर्म करता है, क्योंकि उनके पास उनके रेवेन्यू और प्रॉफिट के हिसाब से कम डेट है एज कंपेयर टू आइनॉक्स। दोस्तों अगर हम यहां पे शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो टोटल ओनरशिप में से जो प्रमोटर की होल्डिंग है पीवीआर के केस में 18.5% के आसपास का है। पिछले कुछ सालों में काफी कम हुआ है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं आइनॉक्स की तो आइनॉक्स का जो प्रमोटर्स का ओनरशिप है पूरी कंपनी के अंदर वो 51% से ज्यादा का है, जो कि एक अच्छी चीज मानी जा सकती है। लेकिन सिर्फ आपका ये पैरामीटर नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और पिछले कुछ टाइम के अंदर पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर आइनॉक्स के प्रमोटर्स का ओनरशिप बढ़ा है आइनॉक्स के अंदर। तो दोस्तों ये तो हमने कंपैरिजन किया दोनों कंपनीज का रेवेन्यू की टर्म्स में, उनके फाइनेंशियल्स के टर्म्स में, और उनका पूरा बिजनेस मैंने आपको उनके रेवेन्यू के थ्रू समझाने का ट्राई किया। और आप इनका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से समझते भी हैं क्योंकि आप इसके कस्टमर हैं। तो कभी भी आप किसी भी कंपनी के बिजनेस को समझने की ट्राई करते हैं तो अपनी कस्टमर जर्नी को समझ सकते हैं कि आप कैसे उसमें पैसा डालते हैं, कैसे उसकी सर्विसेज लेते हैं और इसके अलावा आप क्या क्या खरीदते हैं, तो आपको पूरा बिजनेस मॉडल खुद ही समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां पे बात आती है दो तरीके की इन्वेस्टमेंट करने की। पहले तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म के लिए। आपको पता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकती है तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम में मैंने देखा है कि जब से कोविड का सिचुएशन आया था उसके बाद से बहुत से लोगों ने स्पेकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया कि हो सकता है कि ये कंपनी आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करे, बिकॉज यहां पे एक न्यूज निकल के आएगी जिसके बेस पे आप सब लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे टाइम में जब ऐसी न्यूज निकल के आती है, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है, तो स्टॉक्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं। और वॉलेटाइल होने का मतलब होता है कि मार्केट रिस्की होती है। तो ऐसे टाइम में अगर आप कभी भी स्पेकुलेशन करने का ट्राई करते हैं तो आपके लॉस बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अपने मेन टॉपिक से डिविएट कर रहा हूं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये दोनों कंपनीज हो सकता है कि अच्छी हों। मैंने आपको पैरामीटर्स बता दिए। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि एक कंपनी दूसरी कंपनी से बेटर है, लेकिन शायद दूसरी कंपनी भी इतनी बुरी नहीं है। तो आपको थोड़ा सा अपने रिस्क को समझना है, उसके बाद कंपनीज को एनालाइज करना और बाद में इन्वेस्टमेंट कर देनी है अगर आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो।
लेकिन फिर से मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आपको सिर्फ ये सोच के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कि अगले 10 दिन में आपको एक बहुत अच्छी रिटर्न मिल जाएगी। जो रिटर्न आपको मिलती है वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के बाद मिलती है। आप कभी भी ये मत समझे कि आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, आप ये समझ के चलिए कि आप कंपनी की हिस्सेदारी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आपको इन दोनों कंपनीज में से किसी भी कंपनी की हिस्सेदारी खरीदनी है तो ये वीडियो को एज अ फैक्ट चेक देखें, इनके बेसिस में अपनी और इन्वेस्टिगेशन करें, अपनी और रिसर्च करें, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ें। इसके अलावा ग्रो पे जाकर आप इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख सकते हैं। ये सब एनालाइज करने के बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद अब मैं मूव करता हूं वीडियो के सेकंड पार्ट में और बात करते हैं उन कुछ क्वेश्चंस की जो हमसे हमारे व्यूअर्स ने लास्ट वीडियो के अंदर पूछे थे। तो जैसे आप नीचे देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा था साई परनीत ने। तो उन्होंने हमसे पूछा था कि आप अपने इमरजेंसी फंड का पैसा कहां पे रख सकते हैं सेविंग्स अकाउंट के अलावा। तो दोस्तों, अगर आपका इमरजेंसी फंड का पैसा कहीं पे रखना है तो सेविंग्स अकाउंट के अलावा आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डाल सकते हैं। वहां पे आपको ऑन एन एवरेज बहुत बार नॉर्मली सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। तो लिक्विड फंड एक ऐसा फंड होता है जो बहुत कम ड्यूरेशन के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करता है, जहां पे रिस्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि रिस्क जीरो होता है, लेकिन रिस्क सबसे ज्यादा कम होता है। आप वहां पे अपना इमरजेंसी फंड का पैसा रख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है फ्रेशर किंग ने। वो बोल रहे हैं कि मेरा आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो वो ई साइन नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ग्रो के ऊपर अपना स्टॉक्स में अकाउंट खुलवाना है और आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि वहां से अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म डाउनलोड करके जो बॉक्सेस वहां पे मेंशन होंगे वहां पे सिग्नेचर करके अपने फॉर्म को कोरियर कर सकते हैं, जिसके बाद आपका स्टॉक्स अकाउंट बहुत जल्दी खुल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है प्रशांत से। प्रशांत ने हमसे पूछा है कि एलआईसी का आईपीओ कब आएगा। तो दोस्तों, इसको लेके काफी न्यूज आ रही है कि एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, लेकिन कब आएगा उसकी डेट अभी तक फाइनल नहीं हुई है। जब भी एलआईसी का आईपीओ आएगा मैं सबसे पहले आपको वीडियो बना के उसकी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में समझा दूंगा, ताकि आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर पाए। चलिए, इसके साथ मैं आज की वीडियो को एंड करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला है तो कमेंट करके बताएं कि हम अपनी वीडियोस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों कंपनीज में से आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं जो आपको एक अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।